आज का हमारा जो वीडियो है वो आपके विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से जो महत्वपूर्ण आपके जीएस के क्वेश्चन हैं उनको लेकर के बनाया गया है। इसमें जो भी हमने क्वेश्चन रखे हैं वो आपके जीएस में ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पॉलिटी है, आपका इकोनॉमी है, जनरल साइंस है, उनके सभी प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन्हें हमारे जो संजय देव क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है वहां से पीडीएफ प्राप्त करके पहले खुद से कर लें, फिर यहाँ से मिलान कर लें और उसके बाद हमें कमेंट्स करिएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं या क्या चीज आपको चाहिए। मैं यहाँ पर इनको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ क्या है। पहला क्वेश्चन है, सर्वप्रथम आश्रम व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? आश्रम व्यवस्था, भारत में पहले आपका जो व्यवस्था थी उसमें आश्रम व्यवस्था बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें मनुष्य के जीवन की टोटल आयु मानी गई थी 100 वर्ष। तो इन्हें 25-25 के 4 चरणों में उसके कार्यों के हिसाब से वितरित किया गया था कि पहले 25 वर्ष जो होंगे वो ब्रह्मचर्य के होंगे, यानी कि उसमें व्यक्ति शिक्षा ग्रहण करेगा, गुरुकुल में जाएगा, अपनी जीविका उपार्जन के संसाधनों को सीखेगा, नैतिक गुणों को सीखेगा। तो वो पहले 25 वर्ष आपके ब्रह्मचर्य के होंगे। अगले 25 वर्ष में वो गृहस्थ के नियम निभाएगा, क्योंकि गृहस्थ में रहेगा तभी मनुष्य की प्रजाति को आगे बढ़ा पाएगा, उनका भरण पोषण करेगा, उनके उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा। उसके बाद अगले 25 वर्ष आपके वानप्रस्थ के होंगे, यानी कि वन की ओर जाने के, जिसमें वो व्यक्ति अपने घर से धीरे धीरे अपने माया मोह को कम करते चला जाएगा। और उसके बाद अगले जो 25 वर्ष होंगे वो संन्यास के होंगे, यानी कि जो भी मोह माया है उससे दूर हो जाएगा और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगातार ईश्वर का नाम लेना या भक्ति मार्ग जो भी है उसको अपनाएगा, उससे उसका कल्याण हो जाएगा। तो ये जो 4 आश्रम है इसका पहला उल्लेख हुआ था जबालो उपनिषद में, जबालो उपनिषद में। अगला, संगम काल में सेना नायक को कहा जाता था। संगम काल का मतलब संगम राज्य से नहीं है, विजयनगर से नहीं है। संगम का मतलब पांड्य, चोल और चेरों का जो राज्य था उससे है। संगम काल में जो सेना का नायक होता था उसे एनाडी कहा जाता था। ये आपका सेना नायक के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला शब्द था। अगला क्वेश्चन है, कौन सा राजवंश होणों के आक्रमण से अत्यधिक प्रभावित हुआ था? सबसे ज्यादा जो होणों के आक्रमण से प्रभावित राजवंश था वो आपका गुप्त राजवंश था। गुप्तों के काल में जो होण, जिन्हें हमारे पुराणों में मलेच्छ कहा गया है, आपके जो बहुत ही क्रूर और निर्दयी शासक थे, उनका आक्रमण तोड़माड़ के नेतृत्व में पहली बार गुप्तों के शासनकाल में हुआ था। और लगातार उसके जो वंशज हैं उन्होंने आपके लगातार भारत पर आक्रमण करे। तो जो आपका होण है, होण जिन्हें मलेच्छ कहा जाता है, इनका पहला शासक था तोड़माड़। इसके नेतृत्व में भारत में इनका आक्रमण शुरू हुआ था गुप्तों के काल में। कश्मीर के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध महिला शासिका थी। कश्मीर के इतिहास में बहुत प्रसिद्ध और महान शासिका हुई है दिद्दा। दिद्दा को कश्मीर के इतिहास में उतना ही याद किया जाता है जितना आपका उत्तराखंड के इतिहास में रानी कर्णावती को या मराठों के इतिहास में रानी ताराबाई को। ऐसे ही आपका कश्मीर में लगभग 50 सालों तक सत्ता दिद्दा के इर्द गिर्द ही घूमती रही। अगला, भारत में चरखे का प्रयोग सर्वप्रथम किस सदी में हुआ था? सूत काटने का जो चरखा है, भारत में सबसे पहले इसका उपयोग आपका 14वीं शताब्दी में हुआ था। कहा जाता है कि जो आपका फिरोज शाह तुगलक, महमद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक थे, उनके काल में आपका भारत में जो सूत काटने का आपका चरखा होता है उसका प्रचलन आरंभ हुआ था। किस स्मारक को संगमरमर की पिच्चीकारी का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था? पिच्चीकारी को अंग्रेजी में कहा जाता है पित्रे डोरा। ये इटली की एक सजावट की पद्धति होती है जिसमें संगमरमर पर आपकी चीजों को उकेर करके उसमें विभिन्न तरह के रत्नों से सजाने की प्रक्रिया जो अपनाई जाती है, जो ताजमहल में अपनाई गई है, वो भारत में सबसे पहले पिच्चीकारी का उपयोग हुआ था नूरजहां के पिता एतमाद उद्दौला के मकबरे में। आगरा में है ये। भारत में पूर्णतः संगमरमर से निर्मित पहली इमारत है और पिच्चीकारी का प्रयोग भी सबसे पहले इसी में हुआ था। ये आपका इटली से आई हुई एक संगमरमर को सजाने की पद्धति है। आपको पता है ताजमहल में जो लिखाई का काम हुआ है, जो फूल पत्तियां बनाई गई हैं, जो सजावट का काम हुआ है, वो सब पित्रे डोरा से है। 42 तरह के रत्नों का उसमें प्रयोग किया गया है। तो वो आपके एतमाद उद्दौला से लिया गया है, इसीलिए एतमाद उद्दौला के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। हुमायूं के मकबरे को भी पूर्वगामी कहा जाता है। वो स्ट्रक्चर में है, ढांचा कैसा हो ये तो लिया गया है हुमायूं के मकबरे से।
सजावट कैसी हो, मटेरियल क्या उपयोग किया जाएगा, ये लिया गया है एतमाद उद्दौला के मकबरे से, इसलिए इन दोनों इमारतों को ताजमहल की पूर्वगामी इमारत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, किस सिख गुरु ने विद्रोही खुसरो को की धन और आशीर्वाद से सहायता की थी? विद्रोही खुसरो, जब अकबर की मृत्यु हुई तो जहांगीर गद्दी पर बैठा, लेकिन जहांगीर का बेटा खुसरो भी उस समय जवान हो चुका था, उसने इलाहाबाद में विद्रोह कर दिया कि अकबर के बाद मैं शासक बनूंगा। तो वो आपका जब शाही सेना उसको पकड़ने के लिए गई तो वो भाग करके अमृतसर चला गया। पांचवें गुरु अर्जुन देव ने उसकी सहायता करी और अर्जुन देव ने धन और आशीर्वाद से उसकी सहायता करी, इसीलिए खुसरो तो राजद्रोही था ही मुगलों के लिए, अर्जुन देव भी राजद्रोही को शरण देने वाले राजद्रोही बन गए, इसीलिए अर्जुन देव को फांसी की सजा हो गई। यहीं से आपके सिखों और मुगलों के बीच संघर्ष भी आरंभ हो गया, एक तरीके से शत्रुता शुरू हो गई थी। कालकोठरी की घटना घटित हुई थी। कालकोठरी की घटना, इसे आपका होलवेल नामक एक आपका अंग्रेज अधिकारी ने इस कालकोठरी की घटना पर एक आपका पुस्तक लिखी है जिसे ब्लैक होल बोलते हैं। यह घटना हुई थी 20 जून 1756 को कलकत्ता में, और इस घटना को कराने वाला व्यक्ति कौन था? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला, जिसकी अंग्रेजों के साथ ठन गई थी, तो उसने क्या करा, 144 अंग्रेजों को केवल 14 बाई आपके 18 के कमरे में, जिसमें खिड़की भी नहीं थी, उसमें 144 लोगों को ठूस दिया और रात में उसका दरवाजा बंद कर दिया। तो सुबह पता चला कि उसमें से केवल 21 लोग ही जीवित थे, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी थे। तो बहुत बड़ा कलंक था। तो उनमें से एक व्यक्ति बच गया था, जिसे होलवेल कहा जाता है। तो होलवेल ने ही बाद में आपका कालकोठरी की घटना पर जो उसकी आंखों देखी थी, जो उस पर बीती हुई थी, उसे लिखा था। उसे आपका ब्लैक होल कहा जाता है, ब्लैक होल होल घटना कहा जाता है। तो कालकोठरी की घटना जो हुई थी वो हुई थी आपका कोलकाता में 20 जून 1756 को, और सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों के विरुद्ध ये एक्शन लिया था। बंबई के अतिरिक्त आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? बंबई के अतिरिक्त आर्य समाज का मुख्यालय कहाँ था? तो बंबई के अतिरिक्त आर्य समाज का मुख्यालय था लाहौर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो आर्य समाज की स्थापना की थी वो 1875 में एक्चुअल में की लाहौर में थी। बाद में उसका एक और कार्यालय आपका मुंबई में स्थापित कर दिया गया। 1875 में आपका मुंबई में स्थापित और 1877 में लाहौर में इसका कार्यालय। तो इसका सही आंसर है लाहौर। बाद में फिर जो पहला डीएवी कॉलेज बना था 1889 में स्वामी दयानंद की सरस्वती की मृत्यु पर, जो आपका लाला लाजपत राय, जो इनके आपके आर्य समाज के बहुत बड़े प्रचारक थे, तो और लाला हंसराज, उनके नेतृत्व में लाहौर में ही पहला डीएवी कॉलेज, दयानंद एग्नो वैदिक कॉलेज स्थापित हुआ था, जो स्वामी दयानंद की सरस्वती की शिक्षाओं के साथ साथ जो प्राच्य और आधुनिक ब्रिटिश शिक्षा थी उसको देने का पक्षधर था। दूसरा जो आर्य समाजी पक्ष था, जो केवल भारतीय और प्राच्य शिक्षा ही देना चाहता था, आर्य समाज का आपका निर्धारण प्राचीन विधाओं से करना चाहता था, वो आपका स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में उन्होंने, आपको पता है, हरिद्वार में 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना करी। एक डीएवी है, एक गुरुकुल कांगड़ी, ये दोनों ही संस्थाएं आपके आचार्य जो स्वामी दयानंद सरस्वती थे, उनके मृत्यु के बाद उनके अनुयायियों के कारण हुई। कुछ लोग चाहते थे कि परंपरागत रूप से चले, तो वो स्वामी श्रद्धानंद के नेतृत्व में गुरुकुल स्थापित किया, और जो चाह रहे थे कि आधुनिक तरीके भी उसमें सम्मिलित कर लिए जाए, उन्होंने लाहौर में डीएवी कॉलेज की स्थापना कर दी। सांप्रदायिक निर्णय या कम्युनल अवार्ड का संबंध था। कम्युनल अवार्ड जो 1932 में आया था, रेमजे मैकडोनाल्ड ने इसकी घोषणा करी थी। जिस प्रकार 1909 में मॉर्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था, उसी प्रकार भारत में दलितों के लिए, खानों में काम करने वाले मजदूरों के लिए, महिलाओं के लिए एक पृथक निर्वाचन मंडल घोषित किया गया है, जिसे आपका सांप्रदायिक निर्णय कहा जाता है। इसी के बाद महात्मा गांधी आपके आमरण अनशन पर बैठे, और महात्मा गांधी और जो भीमराव अंबेडकर है उनके बीच पुनः पैक्ट हुआ। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के भूगर्भ में गुंटेनबर्ग असंबद्धता किन परतों के मध्य पाई जाती है? गुंटेनबर्ग, एक तो मोहो असंबद्धता है। मोहो असंबद्धता तो ऊपर ही परतों के बीच होती है। ये जो आपका पृथ्वी को अगर हम अंदर की तरफ काटे तो सबसे पहले भू प्रॉपर्टी है, फिर आपका स्याल, इसमें सीमा है, यानी कि आपका मेंटल, और लास्ट का हिस्सा कोर है। कोर, मेंटल और क्रस्ट, यानी कि भू प्रॉपर्टी और मेंटल और स्याल, सीमा और न्यूक्लियस। जो मोह असंबद्धता है वो तो आपके यहां पाई जाती है, मोह, और जो गुटेनबर्ग है वो पाई जाती है आपकी निचली, जो आपके
जो मेंटल है और कोर है उसके बीच, यानी कि इसका सही आंसर होगा निचले मेंटल और कोर के मध्य। यहाँ गुंटेनबर्ग आसन, यहाँ पर आपके जो चट्टाने हैं वो अलग तरह का बिहेवियर करते हैं जैसे कोई ज्वाइंट हो। तो मोह असंबद्धता और गुंटेनबर्ग असंबद्धता बहुत ज्यादा पूछी जाती है आपके एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, संध्या काल में सर्वाधिक लाल दिखाई देने वाला बादल कौन सा होता है? सबसे अधिक लाल दिखाई देने वाला बादल होता है पक्षाब, जो पक्षियों के आकार के बने हुए बादल होते हैं, क्योंकि ये मेघ आपके जब सूर्य आपका छिप रहा होता है तो सूर्य छिपने के बाद हमें तो प्रकाश नहीं दिखाई देता है, लेकिन प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण हमें आसमान में एक लालिमा बिखरी हुई दिखाई देती है, जिसके कारण आपको पता है मसूरी आदि में विंटर लाइन की घटना भी होती है ठंडे दिनों में। तो जब ये आसमान में आपके बादल होते हैं तो वो बहुत चमकदार दिखाई देते हैं, वो होते हैं पक्षाब मेघ। एक्चुअल में पक्षाब मेघ बहुत ऊंचाई वाले मेघ हैं। ये मेघ आपके बहुत सफेद होते हैं और बर्फ के कण भी इसमें सम्मिलित होते हैं, क्योंकि बहुत ऊंचाई में आपके टेम्परेचर कम होने के कारण इनमें आपका चमक हो जाती है। तो लाल रंग जैसे ही पहुंचता है इन तक, अन्य रंगों का तो प्रकीर्णन हो जाता है, वो तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन लाल रंग अपना दूर तक जा सकता है, तो उसके कारण ये इन तक पहुंचता है और रिफ्लेक्ट होकर के हमें दिखाई देता है। तो इसमें पक्षाब मेघ होगा। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोज मापन का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? ऑक्टोज मापन, ऑक्टोज जो मापन अपनाया जाता है वो अपनाया जाता है मेघाच्छादन की दर को, मतलब किसी क्षेत्र में मेघों के आच्छादन यानी कि बादलों के आपके ढकने की जो आपकी दर है उसको ऑक्टेव्स मापन के द्वारा मापा जाता है। दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया में मात्र एक ही मरुस्थल है, थार, और कोई मरुस्थल ही नहीं है। हिमालय के नीचे केवल थारी है जो भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। आटाकामा आपको पता है चिली में है। कोलोराडो आपका उत्तरी अमेरिका में है। कालाहारी आपको पता है जो उत्तर एशिया है, जो दक्षिण क्षेत्र है अफ्रीका का उसमें है, भूमध्य रेखा के नीचे जो नामीबिया आदि देश हैं उनमें है आपका कालाहारी का मरुस्थल। तो थारी है जो दक्षिण एशिया में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, युवाला नामक स्थलाकृति संबंधित है। युवाला स्थलाकृतियां आपके क्रास्ट आकृतियां होती हैं। क्रास्ट आकृतियां मतलब जहां पर आपके चट्टानें बहुत घुलनशील होती हैं, वहां पर पानी चट्टानों के अंदर घुस करके विभिन्न तरह की छोटी छोटी गुफाएं बना देता है। उसके कारण अंदर बहुत अलग तरह के आपकी गुफाएं और गले हुए क्षेत्र मिल जाते हैं जो पानी के कारण चूना पत्थर को गलाने से निर्मित होते हैं, तो उन्हें युवाला कहते हैं। युवाला शब्द मुख्य रूप से जो एड्रियाटिक सागर है, आप देखोगे जो भूमध्य सागर में आपका ये इटली है, यहाँ पर आपका ये आपका बाल्कन प्रायद्वीप है, ये जो भूमध्य सागर है, तो भूमध्य सागर में ये वाला जो क्षेत्र है इसे बोलते हैं एड्रियाटिक सागर, जो इटली और यूनान के बीच स्थित है। ये एड्रियाटिक सागर के पूर्व में जो देश है जैसे आपका सर्बिया है, आपका यहीं पर आपके यूगोस्लाविया है, इन देशों में यहाँ पर जो आपके चूने के पत्थर के पठार पाए जाते हैं उनके लिए विशेष रूप पर युवाला शब्द का प्रयोग किया जाता है। अगला है, भारत का कौन सा राज्य तट रेखा नहीं बनाता? तट रेखा मतलब समुद्र के साथ कोई उसकी सीमा नहीं लगती। आपको पता है इनमें से भूआबद्ध राज्य कौन सा है भारत का? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश की तट रेखा है, कर्नाटका की भी और उड़ीसा की भी है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? भारत की बहुत फेमस सुरंग है जो जम्मू कश्मीर में आपके बर्फीले क्षेत्रों को आपस में जोड़ने वाले के लिए बनाई गई है, क्योंकि उस क्षेत्र में आवाजाही बहुत मुश्किल हो जाती थी। तो जो जवाहर सुरंग बनाई गई है वो है जम्मू कश्मीर में बनिहाल दर्रे में। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे प्राचीनतम भू आकृति कौन सी है? सबसे प्राचीनतम जो आपका भारत का लैंड है वो क्या है ये पूछ रहा है। तो आपको पता है भारत की सबसे प्राचीनतम भू आकृति है आपका प्रायद्वीपीय भारत। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश सबसे नया है, विशाल मैदान, पर्वतीय प्रदेश के साथ ही नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। समुद्र तट भी आपका है तो इसी का हिस्सा, लेकिन उसे नदियों द्वारा डेल्टाई क्षेत्र के रूप में विकसित किया गया है। गंगा, महानदी, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, इन नदियों के द्वारा जो तटीय प्रदेश और पश्चिम तट में जो समुद्र ने आपके काट करके बनाया है उसके कारण बने हुए हैं लहरों के कारण। तो जो प्रायद्वीपीय भारत है जिसमें दक्कन का पठार स्थित है वो प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। ये भारत का ही नहीं दुनिया के सबसे प्राचीनतम जो स्थल आकृतियां हैं उनमें से एक है प्रायद्वीपीय भारत। भीमा किसकी सहायक नदी है? भीमा आपका कृष्णा की सहायक है। भीमा नदी भी आपका जो पश्चिमी घाट है उससे उद्गमित होती है और महाराष्ट्र में ही कृष्णा नदी से मिल जाती है। उत्तर की ओर से मिलने वाली नदी है भीमा कृष्णा की। अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से किस राज्य में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं? देखो, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भारत में या तो पाए जाते हैं आपके पश्चिमी घाट में, या जो नॉर्थ ईस्ट में मेघालय है उसमें, या फिर अंडमान निकोबार में। वर्षा वन इन राज्यों के हिसाब से केवल केरल में, केरल जो मालाबार तट है वहां, और जो पश्चिमी घाट के पश्चिमी ढलान है नीलगिरी से लेकर के साइलेंट वैली तक का जो क्षेत्र है वहां पर आपका उष्णकटिबंधीय वर्षा वन पाए जाते हैं। वो पूरे आपके पश्चिम घाट में महाराष्ट्र से लेकर के यहाँ तक, जिन्हें सोलास वन भी कहा जाता है, उनके लिए प्रसिद्ध है। तो सबसे ज्यादा आपका पश्चिमी घाट में, और जो नॉर्थ ईस्ट है, और जो आपका अंडमान निकोबार है, इन 3 क्षेत्रों में भारत में वर्षा वन पाए जाते हैं। तो इन विकल्पों में से आपका केरल सही आंसर होगा। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए जन योजना किसने प्रस्तुत की थी? 1940 के बाद भारत में आगे जो आर्थिक व्यवस्था चलेगी, आर्थिक नियोजन होगा, वो कैसे होगा? इसके लिए आपके बहुत तरह के प्लान आए। आर्देशियन दलाल और उनके 8 सहयोगियों द्वारा जो योजना प्रस्तुत की गई थी, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी हो, नियोजन कैसे हो, उसे बॉम्बे प्लान बोलते हैं। श्रीमन नारायण ने एक योजना प्रस्तुत की थी, उसे हम गांधीवादी योजना बोलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने एक योजना प्रस्तुत की थी, उसे सर्वोदय योजना बोलते हैं। जो भारत का नियोजन है पंचवर्षीय योजनाओं के रूप में, उसमें जयप्रकाश नारायण की सर्वोदय की कुछ चीजें ली भी गई हैं। एम.एन. रॉय ने आपका जन योजना प्रस्तुत की थी, एम.एन. रॉय द्वारा, जो मानवेंद्र नाथ रॉय थे, एक कम्युनिस्ट नेता थे भारत के, जिन्होंने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की वो स्थापना भी की थी, और भारत के संविधान के लिए सर्वप्रथम विचार देने वाले व्यक्ति भी एम.एन. रॉय थे। इन्होंने जन योजना प्रस्तुत की थी। भारत के जो आर्थिक नियोजन है, आजादी के बाद भारत आर्थिक नियोजन कैसे करेगा, इस पर। अगला क्वेश्चन है, गरीबी के दुष्चक्र का तर्क किसने दिया था? किस संबंध में है गरीबी का दुष्चक्र? ये आपके एक महान जो अर्थशास्त्री है, उन्होंने आपका गरीबी के दुष्चक्र का एक तर्क दिया था। उन्होंने कहा था कि जब आपके लोगों की आय कम होती है तो वो खरीद कम पाते हैं, तो खरीदते कम हैं, तो उससे क्या होता है कि खरीदते कम हैं, उनकी बचतें कम होती हैं। जैसे एक व्यक्ति है, वो 5,000 कमाता है, तो उसका खाने पीने इन सब चीजों में ही खर्च हो जाता है। एक व्यक्ति है 10,000 कमाता है, तो खाने पीने का खर्च 5 की जगह 6 हो जाएगा, 4,000 वो बचत कर लेगा, बचत बैंक में जाएगी, बैंक बचतों से क्या करेगा, बड़ी पूंजी का निर्माण करेगा, बड़ी पूंजी उद्योगपतियों को देगा, उद्योगपति लगाएंगे तो रोजगार सर्जन होगा, लोगों की आय बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो होता क्या है कि जब लोगों की आय का स्तर निम्न होता है तो बचत का स्तर भी निम्न हो जाता है। जब देश में बचतें नहीं होती हैं तो पूंजी निर्माण नहीं हो पाता, और पूंजी निर्माण नहीं होता है तो उत्पादन की इकाइयां लग नहीं पाती हैं। इसीलिए गरीबी का दुष्चक्र आपका उत्पादन और आय से संबंधित माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है? मुद्रास्फीति, महंगाई बढ़ गई तो सबसे ज्यादा लाभ किसको मिलेगा बताइए? ऋणी को। मान लो किसी ऋणी ने 100 रुपया ले रखा है और उसे ब्याज देना पड़ रहा है 7 रुपया, मान लो वो 107 रुपया चुकाता है, तो चुकाएगा तो 107 ही, पिछले साल ऋण लिया था 107 ही चुकाना है। लेकिन मुद्रास्फीति के कारण 100 रुपए की वैल्यू आपके 50 रुपए के बराबर हो गई है। यानी कि अभी जितने में 100 रुपए, पिछले साल 100 रुपए में जितने सामान आ रहे थे अब 200 में आ रहे हैं, तो क्या हुआ बताओ? उसे 200 थोड़ी चुकाने हैं, 100 के बदले 100 ही चुकाने, 107 ब्याज सहित चुकाने। तो इसका मतलब उसे सबसे ज्यादा लाभ हुआ। जैसे लेनदार है, आपका 100 रुपया फंसा है और आपने वो किसी से लेना है, वो इस साल नहीं देता है, अगले साल वो 100 के 100 देता है, तो सीधी सी बात है कि आपने उसे पैसा दिया था, वो 100 रुपया इस साल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी कि 100 रुपए में पिछले साल जितना सामान आ पा रहा था इस साल नहीं आएगा। महंगाई बढ़ने से हमेशा ऋणी को लाभ होता है, देने वाले को नहीं। तो इसमें सही आंसर होगा ऋणी को। पैसा देने वाले को सबसे ज्यादा लाभ होता है, पैसा पाने वाले को नहीं। कौन सी वस्तु भारत में आयात की वस्तु नहीं है? रासायन एवं रासायनिक सामान तो भारत करता ही है, पेट्रोकेमिकल सारे। मूल रासायन पेट्रोकेमिकल से ही प्राप्त होते हैं। औषधियां भी भारत बहुत बड़ी मात्रा में आयात करता है। लौह अयस्क, लौह धातु नहीं करता, लौह धातु में भारत आयात नहीं करता है, ये धातु खुद ही बना लेता है, और अयस्क थोड़ा बहुत आयात कर लेता है लेकिन धातु नहीं करता है। भारतीय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों पर निम्नलिखित में से कौन सा विवेक संगत प्रतिबंध लगा सकता है? विवेक संगत प्रतिबंध, मौलिक अधिकारों में थोड़ा बहुत विवेक संगत प्रतिबंध आपका भारत की संसद लगा सकती है और उनको यह अधिकार प्राप्त
नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किस मामले में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद के अपने ही निर्णय को उलट दिया? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में क्या कहा था कि जो आपका संसद है उसको मौलिक अधिकारों में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में उसने कहा कि क्या संसद को शक्ति तो है लेकिन असीमित नहीं है, यानी कि मूल ढांचे में परिवर्तन करे बगैर वो आपके थोड़ा बहुत परिवर्तन अन्य भागों की तरह ही मौलिक अधिकारों में भी कर सकता है। तो इस मामले को, अपने ही इस मामले के स्टेटमेंट को इस मामले में उसने चेंज कर दिया था। राष्ट्रीय आपातकाल की अधिकतम अवधि क्या होती है? राष्ट्रीय आपातकाल जो 3 बार अब तक लगा है भारत में, उसकी अधिकतम अवधि कह रहा है। अधिकतम अवधि तो कुछ होती ही नहीं राष्ट्रीय आपातकाल की, आपातकाल ही है। 1 साल में आपात नहीं उपटा तो आगे बढ़ेगा, 2 साल में नहीं निपटा तो आगे बढ़ेगा, 3 साल में नहीं निपटा तो आगे बढ़ेगा, 4 में भी आगे बढ़ेगा, 10 भी हो सकता है, लेकिन एक बार में केवल 6 माह, फिर उसे 6-6 माह करके बढ़ाया जाएगा, लेकिन असीमित हो सकता है आपात। हाँ, राज्यों में जो आपातकाल होता है उसकी अधिकतम सीमा 3 वर्ष होती है। 6-6 महीने के 6 हो सकते हैं, 3 वर्ष से ज्यादा नहीं हो सकता राज्यों में आपातकाल, क्योंकि 3 वर्ष बाद या तो वहां पर आपका क्या चुनाव कराने ही पड़ेंगे, वहां पर आपातकाल नहीं लगाया जा सकता है 3 साल से ज्यादा समय तक। उसकी लिमिटेशन है राज्यों में आपातकाल की, जिसे राष्ट्रपति शासन बोलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल की जो अधिकतम अवधि है वो कितनी भी हो सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो इसका सही आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के मंत्रिमंडल में 2 उप प्रधानमंत्री रहे? 2 उप प्रधानमंत्री सबसे पहले रहे मोरारजी देसाई की सरकार में। मोरारजी देसाई की सरकार भारत में बनने वाली 1977 में, 77-78 का जो वर्ष था उसमें आपका पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी, क्योंकि ये सरकार आपका गठबंधन की सरकार थी। तो इसमें आपका 2 उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे, चंद्रशेखर भी थे और दूसरा बाबू जगजीवन राम। इन्हें 2 लोगों को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। निम्नलिखित प्रस्ताव में से किसका संदर्भित संबंध केंद्रीय बजट से है? केंद्रीय बजट, कौन सा प्रस्ताव केंद्रीय बजट से संबंधित है? निंदा प्रस्ताव नहीं आता है, वो तो सरकार की नीतियों के विरुद्ध होता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद का या सदन का ध्यान आकर्षित करने के लिए होता है। कटौती प्रस्ताव, नॉमिनल तौर पर जब हमें बजट का विरोध करना होता है तो विपक्ष क्या करता है? कटौती प्रस्ताव लाता है, चाहे वो 1 ही रुपए का हो, लेकिन वो ये दर्शाता है कि इस जो बजट है इससे विपक्ष सेटिस्फाई नहीं है। तो इसका सही आंसर होगा कटौती प्रस्ताव। कटौती प्रस्ताव होगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन परिवर्तन कर सकता है? क्षेत्राधिकार, देखो न्यायपालिका के क्षेत्राधिकार में परिवर्तन करने का अधिकार केवल भारत की संसद को है, क्योंकि उच्च न्यायालय या किसी भी न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो भारत के संसद में संविधान में वर्णित है। और जो चीज संविधान में वर्णित है उस चीज में किसी भी तरह का परिवर्तन केवल कौन कर सकता है? भारत की संसद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। बस, तो चाहे सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार हो, उच्च न्यायालय का, सभी जगह उसके लिए नियम बनाने की शक्ति केवल संसद को है। राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है? राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होगा बताओ? राष्ट्रपति के प्रति, क्योंकि राष्ट्रपति ही उसे नियुक्त करता है। वो तो उस राज्य का व्यक्ति भी नहीं होता है कई बार, लेकिन राज्यपाल उसे बना दिया जाता है। राज्यपाल बनने के बाद वो एक एजेंट का काम करता है राष्ट्रपति का, ताकि राज्यों की व्यवस्था को, जो संघीय व्यवस्था में आपका राज्यों को दिए गए विषय हैं, उनका निर्वहन ठीक तरीके से कराए। और राज्य अगर संवैधानिक तरीकों से काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत वो राष्ट्रपति से करे, और राष्ट्रपति वहां व्यवस्था जो संवैधानिक नहीं चल रही है उसके लिए वो आपातकालीन की राज्यों में राष्ट्रपति शासन भी लगा सकता है। तो जो राज्यपाल होता है वो राष्ट्रपति का एजेंट होता है, राष्ट्रपति के प्रति ही वो उत्तरदायी होता है। राष्ट्रपति उसे पद पे बिठाता भी और पद से हटा भी सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राज्य पुनर्गठन का आधार रहता है। मुख्य रूप से राज्य पुनर्गठन का आधार क्या रहा भारत में? भाषाई। सबसे ज्यादा जो राज्यों का गठन हुआ वो भाषाई आधार पर हुआ, मुख्य आधार यही है। अन्य भी चीजें हैं, सांस्कृतिक या आपका जो क्षेत्रीय, जैसे हमारा उत्तराखंड है, भौगोलिक आधार पर क्षेत्रीय जो पिछड़ापन था उसके आधार पर बना, ये कुमाऊं या गढ़वाली के आधार पर नहीं बना। लेकिन जैसे पंजाब है, जैसे आपका हरियाणा है, जैसे आपका आंध्र प्रदेश है, केरला है,
कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, इन राज्यों का गठन, या तेलंगाना राज्य है, इन राज्यों का गठन किसके आधार पर हुआ है? भाषाई आधार पर। तो भारत में राज्य पुनर्गठन का सबसे प्रमुख आधार भाषा है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव दिया था जेपी महात्मा गांधी, विनोबा भावे या फिर बलवंत राय मेहता। किसने दिया था? बलवंत राय मेहता ने, जिसे पंचायती राज व्यवस्था कहते हैं। उसके लिए जो पहली कमेटी बनाई थी वो बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में बनाई थी, तो इन्होंने ही करा था। ब्रह्मांड का न्यूनतम संभव ताप हो सकता है, जो न्यूनतम संभव ताप है वो 273 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में है। इतना नीचे, ऊपर का तो अनलिमिटेड है, नीचे ब्रह्मांड में जो पॉसिबल टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेंटीग्रेड, इससे नीचे टेम्परेचर नहीं हो सकता है। वो आपका न्यूनतम संभव ताप की सीमा से नीचे हो जाएगा। ये आपका न्यूनतम संभव ताप की न्यूनतम सीमा, अधिकतम सीमा है, इससे नीचे टेम्परेचर ब्रह्मांड का नहीं जा सकता। ऊपर अनलिमिटेड है। प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में कौन बनता है? प्रत्यावर्ती धारा और दृष्ट धारा, एसी वोल्टेज और डीसी वोल्टेज को जो आपका कन्वर्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? तो दृष्टकारी। दृष्टकारी अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको? रेक्टिफायर। क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। तो वो बदलती है प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में। ये विद्युत धारा है इसको। हीरा और ग्रेफाइट है। हीरा और ग्रेफाइट क्या है? कार्बन के अपरूप, कार्बन के समस्थानिक, कार्बन के समअवयवी और कार्बन के अक्रिस्टलीय रूप। हीरा और कार्बन ग्रेफाइट के अपरूप हैं, मतलब दो अलग अलग तरह के तत्व हैं जो कार्बन से ही निर्मित हैं, लेकिन उनकी अपनी जो संरचना है, भौतिक संरचना है, तो वो आपका अलग अलग तरह की होती है, इसीलिए उनके बिहेवियर और उन पदार्थों का जो घनत्व होता है वो अलग अलग होता है, लेकिन है दोनों ही अपरूप। अगला क्वेश्चन है, मानव का घनिष्ठतम संबंधी है। मानव का घनिष्ठतम संबंधी यानी कि इनमें सबसे जो आपका घनिष्ठतम संबंधी है मानव का, जो सबसे नजदीकी है, वो कौन है? चिंपैंजी। चिंपैंजी सबसे नजदीकी आपका प्राणी है इन सब में। ये प्रजाति तो सबकी क्या है? बंदरों की है, लेकिन चिंपैंजी सबसे नजदीक माना जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। शुष्क क्षेत्रीय वानिकी अनुसंधान क्षेत्र, सूखे वनों के लिए जो आपका अनुसंधान केंद्र है वो बनाया गया है जोधपुर में। अगला क्वेश्चन है, न खत्म होने वाली कहानी किसकी आत्मकथा? ए टी.एन. शेषन, बी अमिताभ बच्चन, सी एल.के. आडवाणी, डी बी.पी. सिंह। भारत के जो प्रधानमंत्री रहे विश्वनाथ प्रताप सिंह, बी.पी. सिंह आपका, जिन्होंने मंडल आयोग की संस्तुति की थी, उनकी आत्मकथा है न खत्म होने वाली कहानी। बहुत फेमस है। तो ये 40 क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इनको पहले पीडीएफ से स्वयं से करें, यहाँ से मिलान करें। एक्सप्लेन मैंने कर दिया है, आप इसमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, या कोई सुझाव हो तो उसे आप छोड़िएगा।